ओके, सो वेरी गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग ना एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है रॉक मैकेनिक्स। ये आपके गेट के सिलेबस में मेंशन्ड है जियो मैकेनिक्स के नाम से, है ना। रॉक मैकेनिक्स हम लोग इसको जनरली कहते हैं, बट ये आपके जो गेट का सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है जियो मैकेनिक्स के नाम से। इसका अगर हम लोग रोल कॉल देखें तो रोल कॉल इसका ये रहता है कि हर साल ऑन एन एवरेज 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। रॉक मैकेनिक, जियो मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल दो चीजें मिला के। ग्राउंड कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल में ना सिर्फ चार चीजें मेंशन, चार टॉपिक्स मेंशन है जो कि हम लोग साथ साथ ही डिस्कस करते हैं। जियो मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, बट जियो मैकेनिक्स या रॉक मैकेनिक्स अगर आप समझ गए तो ग्राउंड कंट्रोल इजी वाला प्रोसेस है। मतलब ये समझिए कि हमने सबसे स्टार्टिंग में सबसे शुरू में एक सब्जेक्ट पढ़ा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस था रॉक मैकेनिक्स का, ठीक है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स का। और रॉक मैकेनिक्स बेस है ग्राउंड कंट्रोल का। मतलब ये मिड वाली लेयर है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस वाली लेयर थी, अब मिड लेयर है, इसके ऊपर है टॉप लेयर ग्राउंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये वाला आज हम लोग देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं बेसिक से। उसके पहले जब सब्जेक्ट में चले, टॉपिक्स पे चले, सिलेबस पे चले, उसके पहले ना एक चीज थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट किस किस को टफ लगता है, ये सुनो जल्दी जल्दी बताएंगे। किसको लगता है कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है? और पढ़ा नहीं है तो टफ ही लगेगा। पढ़ा नहीं है तो टफ ही लगेगा, हाँ। तुम्हारा रिस्पॉन्स? थोड़ा थोड़ा टफ तो लगता ही। थोड़ा थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले ये भ्रम दूर कर देता हूँ। देखिए, मन से डर निकाल दीजिए, ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। जिन जिनको लगता है कि ये सब्जेक्ट टफ है, हार्ड है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट सबसे इजी सब्जेक्ट है। और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास ये आप लोग का भ्रम जो है ना कि ये सब्जेक्ट टफ है, टूट जाएगा। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग, तो मतलब जब ये हमारा 20-22 लेक्चर या 25 लेक्चर के आसपास, जब जितने दिन ये कोर्स चलेगा, उस जब ये कोर्स खत्म होगा ना, तो आपका मोस्ट लविंग सब्जेक्ट यही होगा, रॉक मैकेनिक्स। बिकॉज कि 12-13 नंबर अकेले कवर कर रहा है, और इजी है ये। सबसे सबसे इजी सब्जेक्ट यही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है आपको, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाता है। सबसे इजी सब्जेक्ट है ये रॉक मैकेनिक्स। एंड ट्रस्ट मी, इस क्लास के आखिरी तक आप लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे। जिस टाइम पे आप लोग इस बात से एग्री कर जाएंगे उस टाइम पे आप क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, यस नो। जिस टाइम पे आप लोग इस बात से एग्री कर जाएंगे कि ये रॉक मैकेनिक्स इजी सब्जेक्ट है, उस टाइम पे अपन क्लास खत्म कर देंगे। तो खत्म करें? नहीं, अच्छा, अभी नहीं एग्री कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को लगा एग्री कर गए होंगे। चलिए, तो रॉक मैकेनिक्स का ना पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं। जो डेट में मेंशन है उसके हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ, बट इसमें जो मोटी माटा सब्जेक्ट हमको, मतलब जो मोटी माटा टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैंने अपने हिसाब से कैसे डिवाइड किए हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, रॉक मैकेनिक्स में सब दो वर्ड है, एक है रॉक और दूसरा है मैकेनिक्स। रॉक का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, फिर चलते हैं आगे इसके सिलेबस पे। रॉक का मतलब क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? थोड़ा बहुत कुछ बेसिक जानते हो बता दो, सही गलत तभी मैटर नहीं करता, बता दो बस। ग्रुप ऑफ एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स ना, हाँ। मतलब कुछ कंपोजिशन है, मतलब दो तीन चीजों का मिश्रण जो है वो, अगर थोड़ा हार्ड सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको रॉक बोल देंगे ना। कुछ चीजों का जो है कंपोजिशन, मतलब मिक्सअप है, थोड़ा हार्ड फॉर्म में है तो हम उसको रॉक बोल देंगे, है ना। लिक्विड फॉर्म में तो रॉक तो नहीं बोल पाएंगे, लिक्विड फॉर्म में रॉक नहीं बोलते ना। नहीं, चलिए ठीक, हार्ड फॉर्म में है तो उसको हम रॉक बोलेंगे। और मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है ये बताओ, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? सही गलत कुछ भी होगा, नहीं फर्क पड़ता, बस अभी आपको बताना है। रॉक कैसे काम करता है उसका। रॉक कैसे काम करता है? रॉक, अभी तो रॉक मैकेनिक्स की बात हो रही तो आपने बोला रॉक कैसे काम करता है। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज कैसे काम करती है, ठीक है। अब देखिए, रॉक मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ, हम ये समझ लेते हैं सबसे सबसे इजी लेमैन लैंग्वेज में, कि नेचर, आप लोग को पता है कि कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता रहता है रॉक्स पे, है ना।
भाई नॉर्मल हाँ सबसे हमेशा सबसे इजी, अगर कुछ मैं कह रहा हूँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नॉर्मल एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमेशा एक्ट करता रहता है। एक एटमॉस्फेयर 1 atm हाँ प्रेशर ऑलवेज एक्ट करता है हमारे ऊपर ना, तो वो हर रॉक पे भी एक्ट कर रहा होगा। वो जब प्रेशर एक्ट कर रहा है तो उसकी कहीं कहीं पे प्रेशर डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से हवा चलती है, वेदरिंग होती है, पानी गिरता है, धूप होती है, उसकी वजह से कुछ तो चेंज होता होगा। यस नो, होता है कि नहीं होता? हाँ वो अब ये देखिए, ये नेचर का इम्पैक्ट है रॉक पे। तो जब हमने एक चीज जानते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर रॉक पे नेचर ने इम्पैक्ट हाँ किया तो रॉक रिएक्ट करेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो जुड़ेगा या टूटेगा। ऐसा ही होगा ना? क्या होगा अगर मान लो कोई एक पत्थर है, उसके ऊपर कुछ पानी गिर रहा है, धूप पड़ रही है, तो वो या तो हो सकता है कि जुड़ जाए। भाई मिट्टी में अगर क्या होता है, अपन मिट्टी के अगर सॉइल पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बिखरे बिखरे से पड़े हुए हैं, उसमें अगर पानी डालोगे तो वो पास पास आते हैं ना, एकदम चिपक जाते हैं एक दूसरे को। यस नो? तो ये क्या हाँ हुआ, नेचर का इम्पैक्ट क्या था, वाटर और सॉइल ने कैसा रिएक्ट किया, गैदरिंग अप, जुड़ गई, है ना? अब अगर मान लीजिए यही पे सॉइल नहीं था, कोई दूसरा पार्टिकल था, एक कोई हार्डर रॉक था, ठीक है, उस पे अगर वेदरिंग हुई तो वो क्या होगा, टूटेगा, है ना? पानी गिरेगा तो वो टूटेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वो वाटर, उसमें जो पोर्स हैं उसमें वाटर इनरश होगा, और जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको थोड़ा वीक करेगा, है ना? तो अब क्या होगा, टूटेगा। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो जुड़ेगा या टूटेगा। तो नेचर का जो इम्पैक्ट था वो क्या था, वेदरिंग के फॉर्म में, या सनलाइट हुआ, रेन हुआ, या एयर हुआ, कुछ तो किया वेदर ने, रॉक ने उसके उसमें रिटेलिएट किया। रिटेलिएट क्या किया, या तो बाइंडिंग अप हुआ या फिर ब्रोकन अप हुआ, या तो जुड़ा या टूटा, यही हुआ ना? हाँ काम करने का तरीका यही है। तो रॉक मैकेनिक्स यही है। अब बेसिक जो सबसे लेमन लैंग्वेज में रॉक मैकेनिक्स का मतलब निकल गया है, यही। ठीक है, तो रॉक मैकेनिक्स का मतलब क्लियर हो गया है ना? अब रॉक मैकेनिक्स में जो हमारे काम की चीज है, ये तो रॉक मैकेनिक्स का मतलब हो गया नेचर, नेचर के फॉर्म में हम कैसे उसमें इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए, माइनिंग इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक जो चीज है, हम लोग क्या करते हैं, या तो टनल बनाते हैं, या मोड ऑफ एंट्री बनाते हैं, या फिर माइनिंग करते हैं, मतलब मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब जब ह्यूमन ने रॉक को डिस्टर्ब किया, तो रॉक भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब अपना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब पहले तो हमने एक्शन किया क्या, कि वहां पे ड्रिलिंग की, रॉक को एक्सकवेट किया, तो अब अगल बगल वाला जो रॉक है वो कुछ ना कुछ इंपैक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस नो? जैसे वेदर के केस में, नेचर के केस में रॉक ने इंपैक्ट दिखाया, तो जब ह्यूमन उसको डिस्टर्ब करेगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, नेचर बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश तो करेगा ना? यस नो? हाँ बस, बहुत सही। यही यही वाला जो टॉपिक है, बिकॉज कि नेचर वाला टॉपिक तो हमारे बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, बट जो हम लोग ह्यूमन वाला डिस्टर्ब करते हैं, है ना, क्या है, ह्यूमन का इम्पैक्ट रॉक पे, ये इम्पैक्ट हुआ, सॉरी, ये अच्छा इम्पैक्ट तो बाद में आएगा। ये मान लीजिए ड्राइविंग फोर्स हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। ह्यूमन ने रॉक पे कुछ फोर्स लगाया, अब उसका रिटेलिएशन या उसका इम्पैक्ट, रॉक का इम्पैक्ट ह्यूमन पे, रॉक का इम्पैक्ट ह्यूमन पे, दो साइकिल में चीजें चलेंगी। पहले ह्यूमन ने इम्पैक्ट किया रॉक को, फिर रॉक ने इम्पैक्ट किया ह्यूमन को, यही होगा ना साइकिल? इसके अलावा कुछ होना चाहिए, बताइए जल्दी से। साइकिल यही होना चाहिए कि इसके अलावा कुछ होना चाहिए? एनीवन? यस नो? इसके अलावा कुछ साइकिल होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, तो यही वाला जो साइकिल है, मतलब साइकिल सही बना है कि नहीं बना, ये हाँ ना बोलो। हाँ सही बना ना? बस, यही साइकिल जो है ये हमको स्टडी करना है। अगर यही स्टडी कर लिया तो पूरा पूरा रॉक मैकेनिक्स समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब रॉक मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स जो है वो देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको स्टडी करना है। अगर आप लोग चाहें तो ये सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इसको कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, बाद में भी इसको देखा जा सकता है।
अब आते हैं थोड़ा टॉपिक्स पे, कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं जो गेट में सिलेबस दिया हुआ है। गेट में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है दूसरा, रॉक मास क्लासिफिकेशन, रॉक मास क्लासिफिकेशन, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सीटू स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सीटू स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद सॉरी इन सीटू स्ट्रेस मेजरमेंट टेक्निक्स, मेजरमेंट टेक्निक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ रॉक फेलियर, थ्योरी ऑफ रॉक फेलियर, ठीक है, थ्योरी ऑफ रॉक फेलियर, ये हो गया। फिर चौथा है आपका क्या, ग्राउंड वाइब्रेशंस, ग्राउंड वाइब्रेशंस, फिर उसके बाद क्या है ग्राउंड वाइब्रेशन के बाद, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है सब्सिडेंस और स्लोप स्टेबिलिटी, सब्सिडेंस एंड स्लोप स्टेबिलिटी। ये आपका मेंशन्ड है सिलेबस किसमें, जियो मैकेनिक्स में। सॉरी, ये सिलेबस आपका मेंशन्ड है जियो मैकेनिक्स में, गेट के सिलेबस में, ठीक है। ग्राउंड कंट्रोल में कुछ 3-4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। डिजाइन ऑफ पिलर्स, रूफ सपोर्ट सिस्टम, माइन फिलिंग एंड स्ट्राटा कंट्रोल, ठीक है। मतलब यही है, देखिए डिजाइन ऑफ पिलर्स जो हम लोग ग्राउंड कंट्रोल यानी क्या, सब्सिडेंस वाला पार्ट ये समझिए कि सब्सिडेंस होगा ये, अगर हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम लोग नीचे वाली लेयर को निकाल लेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे बैठने लग जाएगी, ये कहलाता है सब्सिडेंस, ठीक है। सब्सिडेंस हो ना हो इसको प्रिवेंट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में पिलर छोड़ने पड़ेंगे या फिर हम लोग को फिलिंग करना पड़ेगा, है ना, गो फिलिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो उसी के लिए या तो हमको रूफ को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए सब्सिडेंस ना भी हो, रूफ फॉल हो तो उसको भी सपोर्ट करना है, तो उसी के लिए कुछ बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे डिजाइन ऑफ पिलर्स, रूफ सपोर्ट सिस्टम, माइन की फिलिंग, क्या क्या उसमें फिल किया जा सकता है, और स्टार्टर कंट्रोल कि जो स्टार्टा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये आपका जो 4 टॉपिक्स हैं ये मेंशन है किसमें, ग्राउंड कंट्रोल में। तो ये हो गया सिलेबस आईआईटी के हिसाब से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है इस सिलेबस पार्ट में, मतलब हलक समझाया तो कुछ भी नहीं है, बट अब समझाने वाली चीज जो है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स देख लीजिए। अब मैं जो लिखूंगा वो टॉपिक देखिएगा, फिर बताइएगा अगर कुछ छूट जाए तो, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा, रॉक मैकेनिक्स, है ना। रॉक मैकेनिक्स में हमने क्या देखा था, जो डेफिनेशन देखी कि ह्यूमन का इंपैक्ट रॉक पे और रॉक का इंपैक्ट ह्यूमन पे, है ना, यही 2 चीजें थी कि नहीं थी। अगर इन दोनों साइकिल को हमने पकड़ लिया कि ये दोनों साइकिल कैसे वर्क कर रहे हैं, तो हमने रॉक मैकेनिक्स को कैच कर लिया था कि नहीं कर लिया था। ये वाली स्टोरी क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि जो सबसे इजीली अवेलेबल रॉक होता है, कोई सा भी मान लीजिए, कैल्शियम उल्शियम, कोई एक पत्थर मान लीजिए, तो उस पर ह्यूमन का इंपैक्ट क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब ह्यूमन कैसे इंपैक्ट करते हैं हम लोग रॉक को, या तो उसमें ड्रिल करते हैं, ठीक है, या उसमें हैमरिंग एक्शन करते हैं,
या मतलब या तो रोटरी एक्शन से ड्रिल करेंगे या हैमरिंग एक्शन करेंगे या उसको ब्लास्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते। ऐसा ही कुछ करते हैं ना हम लोग उसमें। मशीन्स की हेल्प से हाँ मतलब मशीन की हेल्प से, या अब ह्यूमन ऐसे हाथ से तो नहीं पॉसिबल है ना, जो भी करेंगे हम लोग मशीन से ही करेंगे। अरे मतलब आपने ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कहा ना, तो वही मैं हाँ कह रही हूँ, इसलिए मशीन से भी ब्रेक करते हैं ना वो। हाँ हाँ ठीक है ना, मशीन की हेल्प से भी ब्रेक करें, हैमरिंग एक्शन कर लेंगे। बट ठीक है, मतलब एक तरीके से हम लोग उसमें क्या कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा यही कर पा रहे हैं कि उसको ब्रेक कर रहे हैं या फिर उसको एक्सकवेट कर, मतलब उसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, यही करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके अलावा कुछ करते हैं क्या रॉक में हम लोग? इसके अलावा कुछ करते हैं क्या रॉक में? या तो नहीं। उसको रिप्लेस करते हैं या उसको ब्रेक करते हैं, और कुछ? और तीसरा कोई इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? यस नो जल्दी बताइए। या तो रिप्लेस या फिर एक्सकवेट, मतलब सॉरी ब्रेक। या तो उसको हटाएंगे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे या उसको तोड़ेंगे, इसके अलावा कुछ किया जा सकता है तीसरा? जल्दी बताइए। यस नो। नहीं। चलिए ठीक। नहीं। जब नहीं किया जा सकता है तो ये समझिए, अगर हम मान लीजिए रॉक को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो रॉक को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक चीज तो देखते हैं ना, ये वाला रॉक सॉफ्ट है और ये वाला हार्ड है ना? सॉफ्ट हार्ड का अंदाजा हाँ। कैसे लगेगा? जब हम उसमें कुछ कोई एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। दूसरा, उसका कलर वलर तो देख के समझ में आता होगा ना कि ये कलर कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसका शेप कैसा है, ये कुछ चीजें देख के समझ में आती होंगी कि नहीं आती होंगी? यस नो? है ना? हाँ। अच्छा, कोई कोई मटेरियल जो होता है, जैसे अब सॉइल का एग्जांपल लेते, सॉइल और एक पत्थर को कंपेयर करिए। सॉइल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है ना? तो सॉफ्ट होती है इन द सेंस कि उसकी डेंसिटी कम होती है, पत्थर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो वो थोड़ा हार्ड होता है। ऐसा ही होता है ना? यस नो? हम्म। तो ये चीजें क्या है कि कोई मटेरियल सॉफ्ट है, कोई मटेरियल हार्ड है, किसी की डेंसिटी कम है, किसी का कलर कुछ दूसरा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई कि नहीं हुई रॉक की? हाँ। रॉक की, अगर मान लो मैं बीच में रखा रॉक मैकेनिक्स, ठीक है, रॉक मैकेनिक्स, तो अभी रॉक पे बात करें तो सबसे पहले रॉक में क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया, लिख लीजिएगा आप लोग इसको साथ साथ, थोड़ा सा ये वाला टेबल आप लोग ड्रॉ करते चलिएगा, है ना, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या पढ़ने वाले सिलेबस। तो रॉक में क्या आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमने देख के अंदाजा लगाया या जो सामने से दिख रही थी, या कुछ हमने कुछ बेसिक बेसिक एक्शन परफॉर्म किया और हमको पता चला रॉक के बारे में, तो वो क्या हुई, रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, डेंसिटी, कलर, टेक्सचर वगैरह वगैरह, है ना? ये क्लियर है कि नहीं सबको? हार्डनेस वगैरह आ गई मान लो, जो कुछ कुछ चीजें हम लोग को देख के या कुछ स्मॉल एक्शन परफॉर्म करके समझ में आ जाए, वो क्या हो गई, रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस नो? अच्छा, अब मान लो दूसरा एक्शन हमने किया कि हमने रॉक को जो है, मान लो ये कोई रॉक है, मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ रॉक जो है वो थोड़ा जल्दी टूट जाते हैं, कुछ रॉक थोड़ा देर से टूटते हैं, ऐसा होता है ना? मान लो मैं कोई कोई एक पर्टिकुलर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 10 बार एक किसी रॉक पे मैंने एक बार 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो टूट गया। दूसरी बार मैंने उस किसी दूसरे रॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट वो नहीं टूटा। तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकलता है ना कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, सुना है कि नहीं सुना? स्ट्रेंथ वर्ड कभी किसी ने सुना हो? यस नो? हाँ। हाँ। सबने सुना है ना? तो ऐसा बोलते हैं ना कि किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी की स्ट्रेंथ कम है, ये सुना है कि नहीं सुना? हाँ। ठीक है। तो स्ट्रेंथ, और अब स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक वर्ड और सुना होगा, स्ट्रेस, है ना? जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है, यही होता है ना स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, आप लोगों ने अगर बेसिक डेफिनेशन कहीं सुना होगा तो। हाँ। तो हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो गया, स्ट्रेस। बट वो रॉक उसको जो इतना रिटेलिएट कर रहा है वो क्या हो गया, उसका रॉक का स्ट्रेंथ, यही हुआ ना? मान लो भाई मैंने एक हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी रॉक को बीच में ऐसे रखा और उस पर फोर्स लगाया, तो ये मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, और रॉक जितने टाइम तक उसको रेजिस्ट कर सकता है, ये क्या हुआ, उसका स्ट्रेंथ, है ना? कुछ ऐसी चीजें हुई।
तो इन चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गई? स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, और जो जो भी चीजें रिलेटेड होती है इससे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस नो? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर, ऐसा कुछ कुछ इधर पे आ जाएगा। अभी क्लियर है सबको? अच्छा, मजे की बात ये देखो कि यहाँ तक आपने मतलब लगभग 20% सिलेबस, 20-25% सिलेबस कवर हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर डेंसिटी, पोरोसिटी, वॉल्यूम, मास, वेट, ये कुछ कुछ आ गया है ना। इधर पे स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेंथ वगैरह आ गया। सबसे मेजर टॉपिक्स तो यही सुने होंगे ना अपने रॉक मैकेनिक्स के। अभी देखो मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, बट अब लोग को सारी चीजें क्लियर है, आता आपको सब कुछ है। स्ट्रेस का डेफिनेशन आपको पता है, स्ट्रेन का डेफिनेशन आपको पता है, डेंसिटी, वॉल्यूम और पोरोसिटी वगैरह लिटिल लिटिल आप सबको सारी चीजों का नॉलेज है। मैंने भी कुछ बताया क्या? एक स्टोरी बस बता रहा था मैं तो, बाकी तो कुछ नहीं बताया मैंने शायद। टेक्निकल चीज कुछ बताई क्या? बाकी सबको अभी क्लियर है ना? अभी किसी कोई डाउट भी नहीं है इसमें? तो सब्जेक्ट इजी है? नहीं। नहीं है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अभी चलाते हैं, थोड़ी देर और क्लास चलाते हैं, फिर दोबारा पूछेंगे क्वेश्चन। अच्छा, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं तो हमने एक यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर ली है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है कि अलग अलग रॉक को ब्रेक करने के लिए, है ना, जो अलग ऐसा तो है नहीं कि सारे रॉक जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे ब्रेक हो जाएंगे, है ना। स्ट्रेस मतलब क्या? हम एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है स्ट्रेस अप्लाई करने का मेथड अलग अलग हो, है ना। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग सेम ही मेथड से हर रॉक को इम्पैक्ट कर पाएंगे। जरूरी है क्या ऐसा कि हम हर रॉक को सेम स्ट्रेस से, सेम मेथड से इम्पैक्ट कर पाए? ये जरूरी तो नहीं है ना। कहीं पे ड्रिलिंग एक्शन लगता है, कहीं पे रोटरी एक्शन लगता है, कहीं पे रोटरी परकसिव दोनों लगता है, कहीं पे सिर्फ परकसिव लगता है, ऐसा होता है ना। यस नो? हाँ। तो फिर यहीं से एक टॉपिक और निकल के आता है आपका, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। और उस पे जो रॉक का रिएक्शन है उसी के बेसिस पे एक आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये भी हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है सबको? ठीक। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि हमने कहीं पे माइन खोला है, ठीक है। तो माइन खोलने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उस जगह का कुछ सैंपल वैम्पल लेते हैं, उस सैंपल को लाके लैब में टेस्ट करते हैं। फिर सैंपल जब टेस्ट हो जाता है ना, फिर हम वहां पे कुछ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग वगैरह के लिए या कुछ मशीनरी वगैरह अगर लगाना है तब ना मशीनरी लेके जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पहले साइट पे मशीनरी लेके चले जाते हैं। मतलब मशीनरी ले जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको लैब में लाके टेस्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? जो वहाँ का कोर ए है, मतलब जो रॉक वगैरह है, उसको हम लोग लाके लैब में टेस्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? यस नो? तो लैब में हम लोग उसमें क्या टेस्ट करते होंगे, थोड़ा किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए। एनीवन, एनी आइडिया? ग्रेड, ग्रेड, हाँ ठीक है। स्ट्रेंथ, हाँ हार्डनेस, डेंसिटी, हाँ सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, अभी आपने एक वर्ड बोला था स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट होने चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, है ना। भाई बिना इंस्ट्रूमेंट के कैसे कर पाएंगे आप? तो यहां से देखिए, जब रॉक की आपको स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है? स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, तो आपके पास कुछ मेथड्स हैं। पहला है फ्लैट जैक मेथड, फ्लैट जैक मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है? हाइड्रोलिक मेथड,
या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग बोल लीजिए इसको, हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है, हाइड्रोलिक मेथड। फिर ओवर कर नहीं, ओवर कर्निंग, ओवर कोनिंग या ओवर कर्निंग ऐसा कुछ एक मेथड भी होता है, ओवर कॉर्निंग, ठीक है, हाँ, ओवर कॉर्निंग, ये एक मेथड होता है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली कुछ और मेथड्स हैं जो अपन आगे देखेंगे जब डिटेल से यहाँ पे मेथड्स पे डिस्कस कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। सिमिलरली आपने एक वर्ड बोला था डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, मास को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई तरीका है क्या, anyone, any idea, we have any method or any technique to measure the mass? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा वगैरह जो भी बोलते हैं, बैलेंस की हेल्प, तराजू की हेल्प से हम लोग वेट तो मेजर कर सकते हैं ना। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी से डिवाइड कर दो वेट में तो मास आ जाएगा, सिंपल टेक्निक है ना। तो सिमिलरली जब हमारे पास डेंसिटी मेजर करने के लिए मास चाहिए तो मास आ गया, अब क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे आता है, उसका कोई शेप साइज होगा, तो शेप साइज मेजर करके हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, मास पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, अब डेंसिटी वगैरह आ जाएगी। कुछ कुछ ऐसे कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड हमने डेवलप किए हैं, इनको पढ़ना है ना। अभी चीजें क्लियर हुई क्या, थोड़ी बहुत, लिटिल लिटिल, स्टोरी अच्छी लग रही है सबको, स्टोरी अच्छी लग रही है कि नहीं, बताओ। चलिए ठीक। अच्छा अब हमने क्या किया, जब लैब में ले आए रॉक को, उसको टेस्ट कर लिया, तो क्या होता है कि सारे रॉक एक टाइप के तो निकलेंगे नहीं, है ना, कुछ सब अलग अलग कैटेगरी के निकलेंगे, है ना। जैसे हम लोग के में भी एक ऐसा वैरायटी है ना, कोई मेल है कोई फीमेल है, फिर उसमें भी कोई मतलब थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा से मोटा है, कोई थोड़ा पतला है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज, है ना। तो सिमिलरली रॉक में भी सारे रॉक एक जैसे होंगे ये जरूरी थोड़ी ना है, कुछ अलग अलग होंगे, कोई थोड़ा वीक होगा स्ट्रेंथ में, किसी का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, कोई किसी का हाइट थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का हाइट थोड़ा कम होगा, किसी का शेप सर्कुलर होगा, किसी का शेप ट्रायंगल होगा, कुछ तो होगा ना चेंज, यस नो। तो सबको हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा ना, थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में तो रखना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग जेंडर चूज करते हैं, मेल फीमेल, फिर एज ग्रुप चूज करते हैं, है ना, कुछ तो चूज करते हैं ना, कुछ तो क्राइटेरिया होता है ना ह्यूमंस को सेपरेट करने का, या रीजन चूज कर लो कि भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट का है, ये इस स्टेट का है, ये इस कंट्री का है, कुछ तो ऐसा होता है ना मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इनको अलग अलग रखना है, तो होता कि नहीं होता। तो सिमिलरली रॉक में भी हमको रॉक मास को क्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना। सारे रॉक को एक रॉक नहीं बोल सकते ना, हमने क्या किया, रॉक मास क्लासिफिकेशन डेवलप किया, क्या किया, रॉक मास क्लासिफिकेशन। इसी से रिलेटेड आपने दो वर्ड सुने होंगे, आरएमआर और आरक्यूडी, सुने कि नहीं सुने, जल्दी बताओ हाँ या ना। आरएमआर आरक्यूडी डेवलप हो गया, ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या बोलते हैं, हमारा जो रॉक है वो अलग अलग उस पर ब्रेक होता है, ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रेंथ पर ब्रेक होता है, बट ये तो है कि सब कहीं ना कहीं जाके फेल हो रहे हैं, है ना। अगर मान लो मैं किसी एक अच्छी तगड़ी हाइड्रोलिक प्रेस ले आता हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस से मैं क्या करता हूँ, बीच में एक रॉक मास को रखता हूँ और फिर प्रेशर अप्लाई करना चालू करता हूँ, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सारे रॉक ब्रेक होंगे, यस नो। मतलब मेरे पास एक अनलिमिटेड फोर्स वाली हाइड्रोलिक प्रेस है जिसमें फोर्स कभी कम नहीं होगा, बट रॉक को टूटना है, उसका फोर्स हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ऐसा है मान लो कोई सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक नहीं होगा, ऐसा इमेज
इमेजिन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बट ऐसा होता नहीं है, बट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एक अनलिमिटेड फोर्स वाला हाइड्रोलिक प्रेस है, उसमें क्या मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के रॉक को रखता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, हर टाइम पे कोई ना कोई रॉक फेल होगा कि नहीं होगा? यस नो? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे रॉक फेल होते जाएंगे, यस नो? होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ ना? हाँ। ठीक, तो यहां से एक नया टर्म आता है, दैट इज रॉक फेलियर। रॉक फेलियर, रॉक फेलियर मतलब क्या है, वो एग्जाम वाला पास फेल नहीं हो रहा है यहाँ पे, रॉक जो है वो टूट जा रहा है, ठीक है, दो टुकड़े में या तीन टुकड़े में या मतलब मल्टीपल टुकड़ों में वो ब्रेक हो जा रहा है, तो हम लोग उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, रॉक फेलियर। मतलब उस पॉइंट पे रॉक जो है वो लोड नहीं बियर कर पाया, वहां पे वो फेल हो गया है, ठीक है, तो ये क्या चीज है, एक रॉक फेलियर, है ना? तो कोई रॉक कब फेल होगा, इसके लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, जिसमें मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया है, हुक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया है, तो ऐसे कुछ दो तीन फेलियर क्राइटेरियाज हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक, मतलब इस सिलेबस में या इस सब्जेक्ट में, ठीक है। मोहर कुलम हो गया, ठीक है, मोहर कुलम, हुक ब्राउन, है ना, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है कि भाई कोई रॉक जो है वो किस पॉइंट पे फेल होगा और किस कारण से फेल होगा, ये कुछ कुछ इन्होंने बताया है। किसी रॉक का अगर फेलियर पॉइंट हमें पता करना है तो किस फॉर्मूले से पता किया जा सकता है, ये भी इन लोगों ने बताया है। क्योंकि भाई एट लास्ट मतलब कर क्या रहे हैं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन सोच रहे हैं, जो हम अभी स्टोरी समझ रहे हैं, ये पहले किसी ने सोचा होगा, है ना? आज से 100 200 400 500 साल पहले किसी ने तो सोचा होगा ना, यस नो? हाँ। तो वही स्टोरी हम लोग को दोबारा से रिवाइज करनी है, मतलब उन्होंने लिखी है, हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। तो ये स्टोरी है, और ये है आपका रॉक मैकेनिक्स का सिलेबस, एक मोटी माटा उसमें। अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन? इतना ही है। सिर्फ इतना ही? अगर ये स्टोरी क्लियर होगी तो ये सिलेबस क्लियर होगा। मतलब जियो मैकेनिक्स का सिलेबस जो है वो इतना ही है। इसमें एक पार्ट और ऐड हो जाएगा ग्राउंड कंट्रोल वाला, वो चार टॉपिक्स हमको पता है कि अब जब रॉक फेल हो रहा है ना, रॉक फेल हो रहा है, तो इसी रॉक को हमको क्या करना है, फेलियर से बचाना है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फेलियर, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फेलियर। उसको कैसे फेलियर से बचाया जा सकता है, ये हमारा जो टॉपिक है यही कहलाता है ग्राउंड कंट्रोल, जीसी, ठीक है, ग्राउंड कंट्रोल, ये टॉपिक कहलाता है हमारा। हम चाह रहे हैं रॉक का कुछ पार्ट तो फेल हो, जितने में हमको माइनिंग करना है वो पार्ट फेल हो, या जो पार्ट हमको एक्सक्वेट करना है वो पार्ट फेल हो, ये हम चाह रहे हैं, बट जिस पार्ट को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं वो कहलाता है ग्राउंड कंट्रोल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस नो? हाँ। अब इजी है ना? इजी है? नहीं अच्छा, क्या चीज इसमें टफ लगी आपको, ये बताइए। नहीं, मतलब अभी और पढ़ना है। आप क्लास ओवर कर देंगे कह रहे थे, हाँ बोल दिया। अच्छा, नहीं नहीं उस डर से मत बोलो भाई, अगर इजी लग रहा है तो इजी बताओ, मतलब क्लास खत्म नहीं करेंगे, चलो वो कंडीशन हटा देते हैं। हाँ तो फिर क्लियर है इतना तो ही। ऊपर ऊपर मतलब। ऊपर ऊपर क्लियर है ना? ओवरव्यू। हाँ। मतलब ये क्लियर है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो तो मैं पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाऊंगा, बट क्या पढ़ना है ये तो क्लियर है ना सबको? हाँ। हाँ बस यही तो चाहिए, क्या पढ़ना है वो क्लियर हो जाए तब तो फिर 50% प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी, और 50% रह गई है वो अपन सॉल्व करेंगे धीमे धीमे। तो 13 नंबर के लिए सब लोग तैयार हैं? नहीं।
क्यों भाई, तैयार क्यों नहीं है? 100 के लिए तैयार हूँ मैं। अरे अभी रॉक मैकेनिक्स तो 13 नंबर ही देके जाएगा ना, हम्म। 13 से ज्यादा थोड़ी ना देगा वो। अब 100 नंबर को रॉक मैकेनिक्स आ जाएगा तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा एक जनरल सा डिस्कशन आप लोगों के लिए, कुछ ज्ञान की बात। कहाँ से स्टार्ट करें उसको? अच्छा, मतलब आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान उगवान में मानते हैं? यस में। ठीक। और बाकी लोग? ये मतलब थोड़ा जनरल सा डिस्कशन है, थोड़ा जरूरी है आप लोगों को बताना, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी कोई वो नहीं है, पर्सनल कमेंट किसी पर नहीं। मानते हैं तो हाँ बोले, नहीं मानते तो ना बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं करते। न्यूट्रल, ना हाँ ना ना। न्यूट्रल है, ठीक है। आपका भाई? कुछ कुछ। कुछ कुछ मानते हैं ना, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने, सब लोग ने एक स्टोरी तो सुनी होगी ना, कि मतलब ऐसा कोई XYZ राक्षस था, उसने तपस्या की और फिर उसने वरदान वरदान ले लिया भगवान जी से। फिर बाद में वो देवता लोग को परेशान करने लगा। ये स्टोरी सब लोग ने सुनी होगी, यस वो सबने सुनी है पक्का? अच्छा ये बताइए, वो लोग राक्षस लोग जब मतलब तप करते थे, वो लोग ऐसा क्या करते थे कि मतलब उन लोग को ऐसे शक्ति उक्ति मिल जाती थी, वरदान वरदान मिल जाता था? वो क्या करते थे? ऐसा कोई यूनिक चीज करते थे क्या? मतलब किसी ने अगर किसी को थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी तो बता दो। गलत, सही गलत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तपस्या करते थे और क्या करते थे? तपस्या करते थे ना, ठीक है, वेरी गुड। यही वर्ड मैं चाह रहा था। देखिए वो लोग करते क्या थे कि मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाके अपने पावर को एनहेंस करने की कोशिश करते थे, है ना? देखो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, बट जो हल्की फुल्की है वो बता देता हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि देवता लोग में क्या, ये इंद्र भगवान और ऐसा कुछ कुछ जो अग्नि उग्नि टाइप के देवता आते हैं, यही लोग होते थे, है ना? क्योंकि भाई शंकर भगवान और विष्णु भगवान और इन लोग से तो वो लोग वरदान लेते थे। देवताओं में कौन कौन आते हैं? ये अग्नि, पवन, वायु, जल और यही सब कुछ, इंद्र विंद्र टाइप के भगवान आते हैं, यही आते हैं ना? हाँ। तो ये लोग राक्षस लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाके वो लोग क्या करते थे, अपने पावर को इनहेंस करने की कोशिश करते थे। और जब उनका पावर इनहेंस हो जाता था तो वो फिर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते थे। यही होता था, जो बेसिक थ्योरी कहती है। हम्म। तो अब इसका हमारे उससे क्या रिलेशन है, ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे वाले केस में क्या होता है कि हम लोग जो है ना, एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं कि ठीक है ये वाला तो बनने लगा है, अब इसको एग्जाम टाइम पे देखा जाएगा। बट एक दूसरा कैंडिडेट है, वो भी पढ़ता है, बट वो क्या करता है कि उसको मतलब बहुत अच्छे से नहीं भी बन रहा होता है ना, तो वो ठीक है हो गया, पढ़ लिया, फिर आज पढ़ा, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा पढ़ा, फिर तिबारा पढ़ा, फिर 4-5 बार पढ़ा। मतलब वो क्या कर रहा है बेसिकली कि उसको रिवाइज कर रहा है, मतलब इट्स टाइप ऑफ तपस्या कर रहा है वो, उसी सब्जेक्ट की रिलेटेड, है ना? तपस्या कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो अपने पावर को इनहेंस कर रहा है, रिवीजन कर रहा है ना, यही कर रहा है ना? यस नो? बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे हैं क्या भाई मेरी बात से? कर रहे हैं ना, ठीक। तो अब जो इधर रिवीजन नहीं कर रहा है, या जिसने एक बार पढ़ के छोड़ दिया ये कि भाई मेरे से बहुत अच्छे से बनता है, अब मुझे क्या जरूरत है, एग्जाम टाइम पे इसको देखा जाएगा, है ना? इट्स देवता टाइप का नेचर है। देवता लोग भी इंजॉय एंजॉय करते रहते थे ना। तो वैसा ही कुछ कुछ इधर भी हाल है कि एक बार पढ़ा, जब बनने लगा छोड़ दिया। अब जिससे नहीं बन रहा है उसको देखो, वो बेचारा कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहा है कि मुझसे बनने लग जाए, भले वो दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है, 3 क्वेश्चन कर रहा है, बट उसका एफर्ट कंटिन्यूअस है। तो उसको चीजें कंटिन्यूअसली याद रहेंगी, बिकॉज कि वो अगर एक दिन कोई क्वेश्चन कर रहा है, मान लो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उस फॉर्मूला को रिवाइज करेगा, उस मेथड को रिवाइज करेगा, मतलब याद रखेगा ना उसको। याद होगा कि नहीं होगा? और सिमिलरली
तो अगर वो यही प्रैक्टिस महीने भर, 6 महीने, साल भर अगर कंटिन्यू कर लेता है, अभी तो हालांकि पास अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है, 3 महीने का टाइम है, बट अगर यही कोई प्रैक्टिस 3 महीने तक कंटिन्यू करता है डेली, तो उसके पढ़े में और जिसने अभी से मान लो कि अभी पढ़ा और फिर सीधे फरवरी में एग्जाम में देखेगा उस टॉपिक को, तो उसमें और उसमें दोनों में किसका रिजल्ट अच्छा होने की उम्मीद है? जो रोज मेहनत कर रहा है, जो डेली मेहनत कर रहा है ना। तो फॉर दैट रीजन आप लोगों को थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। एफर्ट हम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम अपने एंड पे पूरा एफर्ट करेंगे, बट आपको अपने एंड पे एफर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तपस्या और ध्यान का यही गेम है। तपस्या मतलब इन द सेंस कि आप चीज़ों को मतलब कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, या जो भी आपके पास अदर फॉर्म्स अवेलेबल हैं, है ना, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और ध्यान से मतलब क्या है कि आप चीज़ों को मतलब मेमोराइज करते रहिए, बिकॉज कि आपको वहां पे ना फॉर्मूला शीट या कॉपी या नोट्स ले जाना अलाउड नहीं है, बट आप माइंड में क्या क्या ले जा सकते हैं इसके लिए कोई आपको पाबंदी नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? माइंड में आप जितना कुछ भी है आपके माइंड में है वो सारा कुछ आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं कि नहीं? यस नो? उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? बाकी फिजिकल फॉर्म में अगर आप कोई पेपर या नोट्स या कोई फॉर्मूला शीट या कुछ भी लेके जाएंगे तो उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? बस तो फिर सिंपल सी बात है, चीजों को माइंड में स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए क्या रिलेट करना है? ध्यान करना है, मतलब चीजों को याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और तपस्या से सीधा सीधा रिलेशन यही है कि आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन, ठीक है। यहां तो क्लियर है सबको? इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो अभी, या जो अभी तक समझा सिलेबस में, या इस टॉपिक पे अभी किसी को कोई डाउट हो? एनीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क। बाकी लोग किसी को डाउट? नहीं। ठीक, अब चलते हैं रॉक मैकेनिक्स की तरफ, ठीक है। वो इसको काम करते हैं, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कल सुबह की क्लास में रॉक मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ गुड नाइट।